हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो क्लास 12 देखिए इकोनॉमिक्स, आप सभी बच्चों को, जिन भी बच्चों को देखिए इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, दोनों ही पार्ट में आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, जहां पर 40 क्वेश्चन पूछे गए, 40 के 40 आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है देखिए, अर्थव्यवस्था में किस समस्या का देखिए जो समाधान है, सीधा बात संबंध उत्पादन की तकनीक से होता है। देखिए सीधा बात है, उत्पादन मतलब सीधा बात है, कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग किससे, सीधा बात है, किस चीज का उत्पादन करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है कि हम लोग कैसे करके टेक्नोलॉजी से कोई चीज उत्पादन करें, यानी कैसे उत्पादन करें। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, जब सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, जीरो यानी शून्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सामान्यतः जो एक उदासीनता वक्र होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, मतलब सर्कुलर शेप का होता है, यू शेप का होता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ, या फिर कनकेव होता है, ये हमें बताना है। तो जो एक इनडिफरेंस कर्व होता है या फिर उदासीनता वक्र जो होता है वो किस शेप का होता है, तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन या फिर मूल बिंदु की और उत्तल से हिंदी में कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है 4 नंबर की, सामान्यतः जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, ये हमें बताना। तो याद रखिए ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, वो ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव पॉइंट की तरफ बढ़ते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर जो मांग की कीमत लोच होती है, यानी जो सीधा बात है हमें बोला गया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है जो मिड पॉइंट के थ्रू, मिड पॉइंट के द्वारा जो खींची जाती है वो कैसा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1 होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ये यू शेप्ड वाला सवाल कहीं पूछा जाए, याद रखिए VBA सवाल है कि कौन से कर्व का यू शेप्ड का आकार होता है। तो याद रखिए सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा एवरेज उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पाद का जो ग्राफ होता है वो यू शेप्ड का बेसिकली बनता है, यानी 6 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए हमारे पास, उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा के, AL टू द पावर अल्फा K के पावर देखिए बीटा दिया हुआ है यहाँ पर। पैमाने में जो प्रतिफल, मतलब देखिए सीधा बात है, जो हमारे पास मेजरमेंट करने रिटर्न जो स्केल मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट यानी जब सीमांत लागत क्या होता है, औसत लागत से कम होता है, तो हमारे औसत लागत पे देखिए क्या असर पड़ता है। तो याद रखिए औसत लागत का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता, हमें यह बताना है। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तित लागत, सीमांत लागत, कुल स्थिर लागत। तो किसमें परिवर्तन नहीं होता, तो याद रखिएगा कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म इज प्राइस टेकर, मतलब देखिए सीधा बात है किस बाजार में एक फर्म जो होता है वो कीमत स्वीकारक होता है हमें। तो याद रखिए इस टाइप का जो फर्म क्या कहलाता है, तो याद रखिए ये पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए कौन सा वैकल्पिक हमें सही है। तो देखिए सीधा बात है, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होगा वहां पर कौन सा वैल्यू सही बैठेगा ये हमें बताना है। तो MR बराबर MC, यहाँ पर इक्वेशन जो है ये सही बैठेगा, ये हम इसका, और इसे आप लिख सकते हैं MR माइनस MC बराबर 0, ये भी बात सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता MR डिवाइडेड बाय MC तो यहाँ पर ये इनमें सभी सारा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसे ज्यादा सही मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया गया है, बोला गया है विच वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस मेजर, मतलब सीधा बात है इस डायग्राम से हम लोग ये जो वैल्यू है, इधर अगर वैल्यू बढ़ेगा तो याद है कि 1 से मान कम होता है, इधर जाएगा 1 से बड़ा, और बीच में रहेगा तो 0 बराबर, इधर जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 1 से कम। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, बी 1 से कम राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर अगला है कि हमारे पास एक मुक्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो सीधा बात है कि टैक्स बढ़ाएंगे तो उसका पूर्ति यानी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में अगर मान के चले वृद्धि हो जाती है तो बाजार संतुलन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा बात है देखिए, जो संतुलन कीमत में वृद्धि होगा, लेकिन संतुलन जो मात्रा है उसमें क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, अधिक मांग यानी सीधा बात है कि अधिक मांग की मुझे सीधा बात है जितना अगर हमारा एक्सेस और डिमांड आएगा तो जो प्राइस रहेगा, प्राइस खुद ब खुद क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज होगा। डिमांड ज्यादा है तो सीधा बात है प्राइस भी ज्यादा बढ़ते रहेगा हमारे पास। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस सप्लाई होता है तब क्या होता है, सीधा बात है डी मतलब डिमांड और एस मतलब सप्लाई, कौन ज्यादा आप लोग खुद सक्सेसफुल होते हैं कि सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है,
तो डी इज लेस देन क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड क्या होगा, कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का बी। फिर अगला 17 नंबर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से देखिए जो बाजार संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। तो बाजार संतुलन देखिए अभी सवाल में पड़े कि संतुलित कीमत में क्या होगा, वृद्धि होगी, लेकिन संतुलित मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एकाधिकार, मतलब सीधा बात है किसी का बाजार में एकाधिकार है, मतलब उसका खुद आ गया, तो अधिकतम जो कुल आगाम के उत्पादन स्तर पर देखिए जो वस्तु की मांग की जो कीमत रोज होती है वो क्या होती है, तो याद रखिए उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए हमारे पास यहाँ बोला गया है आप सभी बच्चों के लिए कि द्वैधाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी देगी। द्वैधाधिकार मतलब सीधा ड्यू पॉली, यहाँ पर कितने का लोगों का अधिकार होगा, कुछ हो सकते हैं 2 लोगों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बाजार में विवेक मतलब सीधा बात है वस्तु उत्पादन होता है, मतलब मार्केटिंग का जो डिफरेंशिएट कर उगाया, मतलब क्या सकते हैं प्रोडक्शन किया जाता है, एकाधिकार में या फिर एकाधिक मोनोपोलिस्टिक में या फिर परफेक्ट यानी पूर्ण प्रतियोगिता में। कहाँ पर किया जाता है, तो ये मोनोपोलिस्टिक एकाधिक प्रतियोगिता में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर द जनरल थ्योरी ऑफ कह सकते हैं बच्चों एम्प्लॉयमेंट, ये बुक किसके द्वारा लिखी है, जे एम किन्स के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है, तो सीधा बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से पूछा जाता है आपको एग्जाम में भी, कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि जीडीपी बराबर होता है एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, यानी जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, अच्छा ऑप्शन नंबर बच्चों सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास 23 नंबर कि किसी वस्तु में देखिए गेहूं के उत्पादन, देखिए गेहूं किस चीज को बनाए, गेहूं से चपाती बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, बिस्कुट सभी के लिए जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, किसी वस्तु में अगर जीडीपी की गणना में, तो देखिए जीडीपी गणना में कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं होगा, नए कार्य का मूल्य एकदम हो सकता है, शिक्षक का शिक्षण शुल्क ये भी हो सकता है, ब्रेड का मूल्य, लेकिन प्रयुक्त करने सेलिंग करने पे उस कार पे हमारा जो बिक्री मिलता है वो इंक्लूड नहीं होता है, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास जीडीपी, तो देखिए इस पे आपके पास सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जीडीपी का हम लोग कितने मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों मेथड्स कैलकुलेट करते हैं, मूल्य, आय, व्यय से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2016 में डिमोनेटाइजेशन, यानी सीधा बात है विमुद्रीकरण, यानी देखिए जो पुराने नोट थे उनको बदला गया ताकि सीधा बात है जो करप्शन था तो कम किया जाए। तो कौन कौन सा नोट बदले गए थे, बेसिकली 500 और 1000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है ये हमें बताना है इनमें से, तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, जनता से जमा स्वीकार करना, ये केंद्रीय बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी देखिए सबसे तरल मुद्रा है, जब आप पढ़िएगा तो मालूम होगा कि इसमें तरल मुद्रा किसको कहा जा रहा है, एक सब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन भी आया हो तो वहां पर आपको डिस्कस कर दूंगा। तो M1 को कहा जाता है सबसे तरल मुद्रा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको दिया वो क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ सी बराबर ए प्लस बी वाई, तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पर कंजम्पशन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा हम बताना है, तो हो जाएगा बी वाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एमपीसी प्लस एमपीएस का मान हमेशा याद है कितना होता है, वो याद रखिएगा वो हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए ग्राफ दिया हुआ हमारे पास, इनमें से कौन सा ग्राफ बोला गया है, स्वायत्त ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का देखिए ग्राफ हमें बता रहा है। ठीक है, 32 नंबर में, तो कौन सा ग्राफ है वो CD, ये वाला कहाँ चला गया, ये वाला देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के लिए। फिर 33 नंबर देखिए किसी अर्थ एमपीएस का वैल्यू दिया हो 0.4, तो हमें मल्टीप्लाई है, सेम देखिए एकदम यही सवाल देखिए हटके कुछ आया हुआ है, मतलब डाटा चेंज किया गया और सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन है और उसके अभी इसका फिलहाल आंसर बता जान लीजिए, इसका आंसर 2.5, वहां मैंने आपको सॉल्व भी करके बता दिया कि वहां पर कैसे आएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको वहां पर सारे इनको सॉल्व होंगे तो आपको क्लियर होता चलेगा। फिर देखिए कौन सा एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स का सही नहीं बताना है, तो कौन सा इसमें से नहीं सही है, वो है हमारे वस्तु एवं सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। फिर सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण बताना हमें कि सार्वजनिक वस्तु कौन सा है, तो सीधा सीधी बात है जो सब यूज करेंगे, यानी सड़क यूज करेंगे ना ऑप्शन में। भारत में जीएसटी कब लागू हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था, तो 2017 में हुआ था, लेकिन बिल जो आया था मतलब कब आया था, बिल आता है 2016 में, लेकिन लागू कब हो गया था, 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है, तो ये राजस्व घाटा कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है उसमें क्या कहते हैं, राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है व्यापार संतुलन क्या है, तो सीधा बात है देखिए व्यापार संतुलन क्या कहलाता है, तो नियत और आयात का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहलाता है। फिर यदि कोई भारतीय किसी चीनी मॉल कंपनी को खरीदता है, ठीक है, तो इस लेनदेन भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा ये हमें बताना है, तो ये सीधा बात है पूंजी खाते के डेबिट अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक नहीं है? प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता या वस्तुओं का कह सकते हैं निर्यात। तो कौन सा इसमें आता नहीं, कौन सा वैल्यू खाते के अंतर्गत नहीं आता? तो वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं का निर्यात। तो ये हमारा खत्म होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो 40 क्वेश्चन थे। आइए मैं आपको एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करना बताता हूँ कि कैसे करके आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए नीचे आपको क्वेश्चन पे मिल जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, 1 से 7 तक अगति लघु उत्तरीय है। फिर उसके बाद देखिए सीधा बात है, जिनमें 1 या 2 शब्दों में आपको उत्तर देना है, कहा गया और एक वाक्य में दे सकते हैं, 2 अंक मिलने वाले एक सवाल पे। 8 से 14 नंबर तक देखिए 5 सवाल है, 5 सवाल में क्या करना है कि नहीं 5 का आपको उत्तर देना है, 1 पे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर, 15 नंबर मिल जाएंगे। 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें आपको क्या 3 ही 3 का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलने वाले, ये बताया हुआ है। और ये देखिए सारा का सारा मार्क्स सिस्टम बताया गया किस तरह आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहला ही सवाल बोला हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो एक मैक्रो, माइक्रो मतलब व्यष्टि और मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। वायर से क्या समझ, सेकंड क्वेश्चन, एकाधिकार मोनोपोली से आप क्या समझते हैं? रिलेशन बताना है, प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द मोनोपोली बताना है, यानी एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसे संबंध होता है। और आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। सरकारी बेट से क्या समझते हैं और आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते। टोटल 7 सवाल दिए गए और कोई भी बच्चा अगर इकोनॉमिक्स अगर इंग्लिश में रखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं आप सभी बच्चों को ये इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये चलिए साथ के साथ मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। तो देखिए पहला नंबर है हमारा यहाँ पर, जो पहला नंबर सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी जिससे हम लोग देखिए सीधा बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये सीधा बात है, ये इस प्रकार की व्यवस्था है जहाँ पर जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत परिवार कैसे चलता है, किसी पर्सनल के बारे में बात करते हैं, उस प्रकार के अर्थशास्त्र का अध्ययन जो कहा जाता है वो हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ये बात याद रखिएगा। ये परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप अपने अनुसार से भी इस परिभाषा को शुद्ध करके लिख सकते हैं। बाजार शब्द से तात्पर्य है कि एक ऐसा स्थान या फिर केंद्र जहाँ पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से क्या करते हैं, वो उपस्थित होकर क्रय विक्रय का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास कि एकाधिकार क्या होता है। जब कोई कंपनी या फिर संगठन किसी भी सामान्य और सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, उस उत्पाद को कीमत को नियंत्रित करने में सक्षम होता है और इसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार यानी मोनोपोली कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर यहां से लिख सकते हैं कि कीमत तथा सीमांत लागत के बीच का जो अंतर होता है, जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, एकाधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। इसके विपरीत यह अंतर जितना कम होगा, एकाधिकार शक्ति उतना ही कम होगा, सीधा बात है। फिर देखिए अगला सवाल हमारे पास 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा कि आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा उन संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं, यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं और जो निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये सारी की सारी बात ये लोग डिसाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सरकारी बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का क्या कहते हैं, एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आयात प्रतिस्थापन औद्योगिक नीति आईएसआई जिसे हम लोग कहते हैं, एक व्यापार और आर्थिक नीति है जो घरेलू उत्पादन के साथ साथ विदेशी आयात को बदलने की वकालत करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। अब आइए बाकी सवालों को हम लोग देखते हैं, फिर एक एक करके सभी को सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। अब नीचे जाएंगे तब देखिए हमारे पास खंड ख है जहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 सवाल बनाने हैं, एक सवाल पे आपको 3 नंबर यानी 15 नंबर मिलने वाले हैं। जिन्हें पहला सवाल है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक को व्याख्या की है। फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन अंतर स्पष्ट करना है और आपको यहाँ पर बाजार की शक्तियों का विवरण करना है। राष्ट्रीय आय की गणना में देखिए मैंने बोला था उत्पाद विधि एक आ गया। मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करना है, समग्र मांग के घटकों का वर्णन करना और एमपीसी दिया हो तो मल्टीप्लाई। देखिए ये सारे साल जो मैंने बताए वो सब के सब फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसके मांग में भी क्या आता है, परिवर्तन हो जाता है। तो प्राय वस्तु की कीमत में कम होने पर जब मांग बढ़ती है तो कीमत के बढ़ने पर भी मांग क्या होती है, घटती है। यह बात याद रखना होगा आपको। फिर अगला सवाल हमारे पास 9 नंबर का है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, जबकि जो दीर्घकालीन उत्पादन है ये फलन पैमाने के प्रतिफल का नियम है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक होता है, इसे देखा जा सकता है, जबकि जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में किसी के नियम के रूप में देखा नहीं जा सकता। अल्पकालीन उत्पादन में क्या होता है, कम से कम एक कारक यहाँ पर निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कारक यहाँ पर नहीं होता। ये बात आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखिए बाजार की शक्ति एक फर्म की
उस कीमत को देखिए प्रभावित करता है, करने की क्षमता को संदर्भित करता है जिस पर वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए उत्पाद या सेवा की आपूर्ति या मांग में हेरफेर करके उत्पाद या सेवा बेचती है। बाजार की शक्ति तब होती है जब एक फर्म पूरी तरह से लोकदार मांग का वक्र का सामना नहीं करती है और राजस्व खोए बिना अपनी कीमत यानी सीमांत लागत से ऊपर यहाँ पर निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया। फिर उत्पाद विधि यानी सीधा बात हम लोग कैसे तुलना करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो उत्पादन विधि या फिर कह सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड। उत्पादन विधि में मुख्यतः 3 क्षेत्रों शामिल यहाँ पे किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, तथा इन क्षेत्रों से एक वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं की मूल्य की गणना की जाती है। इस विधि के यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर रखते हैं और इनमें जीडीपी में देखिए लगभग 14% का इन लोगों को योगदान होता है, द्वितीय प्रतिशत 28% और जो तृतीय प्रतिशत 58% योगदान रहता है। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया हमारे पास। देखिए मुद्रा का क्या क्या कार्य है, विनिमय का माध्यम हो गया, विनिमय का एक्सचेंज का माध्यम हो गया, विनिमय का माध्यम मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि लेन देन का सबसे सुविधा कार्य है। खाते की इकाई मुद्रा के रूप में की कार्य करता है। मुद्रा में देखिए सीधा बात है, मूल्य के स्टोर, मूल्य की दुकान में मुद्रा कहीं अद्वितीय चीज नहीं है और स्थगित भुगतान के मानक के रूप में ये यूज किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया समग्र मांग। देखिए समग्र मांग से तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं की मांगी की कुल मात्रा से, अर्थात समग्र मांग क्या में तात्पर्य उस राशि से होता है जो उत्पादक रोजगार के निश्चित स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से करने की आशा रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समग्र मांग कहा जाता है। और देखिए मैंने आपको बताया था अभी एमबीसी पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई निकालना है, तो पहले क्या करना है, फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो हम लोग जब 1 में से क्या घटा देंगे, 0.75 को घटा देंगे तो 2.5 बचेगा, जिसको डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाएगा। तो याद रखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये बार बार आता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए पहले बाकी के सवालों देखते हैं, फिर एक एक करके सभी सवाल को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेक्शन सी जो है इसमें दीर्घ कह सकते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें 3 ही का जवाब देना, 1 पे 5 नंबर मिला, 3 पे 15 मिलेंगे। जिनमें पहला ही देखिए सवाल है कि कैलकुलेट द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखिए एक टेबल दिया, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। तो देखिए ये जो निकालने वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला ये अलग से मैं आपको कुछ वीडियो के साथ बता दूंगा ताकि 2-4 क्वेश्चन आप जब डिस्कस हो जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को भी पार्ट को भी रख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सीमांत उत्पाद और औसत उत्पादन संबंध की व्याख्या करनी है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। फिर पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन की व्याख्या करना है और निम्नलिखित तरीकों से देखिए शुद्ध मूल्य वृद्धि गणना, यानी देखिए ये भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो इसे भी हम लोग छोड़ देंगे फिलहाल अभी। और क्वेश्चन 19 मुद्रा की पूर्ति से क्या लाभ है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति की जाती है उनके वैकल्पिक मापों को हमें परिभाषित करना, ये क्वेश्चन 19 है। तो टोटल देखिए बच्चों यहाँ से आपको 15 नंबर क्वेश्चन दिया, 15 से टोटल देखिए 19 क्वेश्चन दिए गए, टोटल आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन दिए, 5 में किन्हीं 3 का जवाब देना है। तो चलिए आइए मैं आपको तीनों के जवाब बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा लिखिएगा उतना ज्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में समय लिख दिया है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होता है तो औसत लागत, जब सीमांत लागत औसत लागत बराबर होगा तो औसत लागत न्यूनतम हो जाए मतलब कम हो जाएगा, और जब ये क्या ज्यादा हो जाएगा तो औसत लागत में क्या होता है, वृद्धि। अब इसको आपको एक टेबल के रूप में बना के चाहे इसके ज्यादा आपको बड़ा करना, याद रखिएगा इस बात को। फिर क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास आंसर देखिए बच्चों, ठीक है 16 के बाद 19, 2 न्यूमेरिकल छूट गया, 2 न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा जैसे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुद्रा की पूर्ति यानी देखिए सप्लाई मनी, मुद्रा की पूर्ति से सीधा तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है कुल मात्रा से मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पत्ति हो गया, रोजगार एवं कीमत पड़ता है, जिसमें जो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया M1 M2 M3 ये सारे के सारे क्या परिभाषित किए जाते हैं। देख इसको क्या बोला जाता है, M1 का फॉर्मूला होता है ये, M2 बराबर होता है M1 प्लस डागर बजट में बजट कैसे बचाएं, M3 का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सारा का सारा यहाँ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि M1 M2 क्या संकुचित मुद्रा यानी नैरो मनी कहा जाता है, M3 और M4 क्या कहलाता है, व्यापक मुद्रा यानी ब्रॉड मनी, और M1 के व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान है, ये सवाल पहले भी आया हुआ है, और M4 इनमें सबसे कम तरल होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 19 का हमारा आंसर होता है और इसी प्रकार हमारा मॉडल सेट कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो दिल से पसंद है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को, आप सभी बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और किस चीज का मॉडल सेट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे मॉडल सेट मैंने कंप्लीट कर दिया, आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।